सो आज का टॉपिक है पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसे पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स जैसे हमारे जो विलेजेस है ना, वहाँ तक बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं थी, कुछ सालों पहले तक नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि वहाँ तक पहुँच बैंकों की चली गई है। अब ये किस तरीके क्यों हुई, कैसे हुई, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में होता रहता है हमेशा। ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था आरआरबीज़ और अदर बैंक्स आई रूरल एरिया में, जिसके कारण रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हुई। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम किसे कह सकते हैं, ये एक फिनोमिनन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम विलेजेस तक बैंकों की फैसिलिटीज़ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में आपके पॉइंट आ सकते हैं और क्या क्या नहीं आएंगे, या पढ़ने के लायक जो भी चीज़ें होगी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हु कैन प्रमोट, कौन प्रमोट करता है पेमेंट बैंक को और स्मॉल फाइनेंस बैंक को। कौन कौन पेमेंट बैंक्स ओपन कर सकता है, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट बैंक होता क्या है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ बैंक है जो रूरल एरियाज़ में ओपन किए गए हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो गांव में होता था बैंक नहीं होते थे। अब बैंकों की पहुंच फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू बैंकों की पहुंच विलेजेस में करना थी, तो किस तरीके से करें। तो पेमेंट बैंक ओपन किए गए और स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन किए गए, जिसके थ्रू विलेजेस तक फैसिलिटी पहुंच जाए, बैंकों की फैसिलिटी पहुंच जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करना पड़ती है कि ऐसा ही बैंक नहीं ओपन कर होता है। ठीक है, तो बैंकों का जो सारा कुछ देखता है वो कौन देखता है, आरबीआई देखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक भी होती है, लेकिन आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, वो ये सब देखती है। तो कुछ गाइडलाइंस उनने बनाई ताकि पेमेंट बैंक को ऑपरेट किया जा सके, स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेट किया जा सके। ठीक है, इस वीडियो में मैं आगे पेमेंट बैंक कितने हैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, उनके हेडक्वार्टर और अदर थिंग्स भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट बैंक, हु कैन प्रमोट पेमेंट बैंक, मतलब कौन कौन ओपन कर सकता है पेमेंट बैंक। ठीक है, तो पेमेंट बैंक प्रीपेड कार्ड यूज़र्स, ठीक है, जो भी कार्ड इशूअर्स होते हैं, यूज़र्स नहीं इशूअर्स, जो जैसे अपने क्रेडिट कार्ड इशू, मास्टर कार्ड हुआ, वीज़ा कार्ड हुआ। ठीक है, जो कार्ड इशूअर्स होते हैं ये पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज़ जो भी है, आइडिया, एयरटेल, ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज़ ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट बैंक कौन कौन ओपन कर सकता है, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज़, ये पेमेंट बैंक ओपन कर सकती है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट रहते हैं बैंकों के, वो ओपन कर सकते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है, और ऐसे पीएसयूज़ जो होते हैं गवर्नमेंट की पीएसयूज़, वो ओपन कर सकते हैं एक्सेट्रा, ये लोग ओपन कर सकते हैं। मीन्स एक इंडिविजुअल नहीं ओपन करते हुए, ये पेमेंट बैंक जो है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के द्वारा ओपन किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट रियलिटी सेक्टर के, ठीक है, सुपरमार्केट चेन जो होती है, जैसे अपने बिग बास्केट, बिग बाज़ार, और ये जो होती है, ये लोग पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। वहीं पर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन ओपन कर सकता है, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी ओपन कर सकता है। ये सब तो कर ही सकते हैं, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, ये लोग तो कर ही सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल पीपल भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पेमेंट बैंक के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, और स्मॉल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तो इंडिविजुअल प्रोफेशनल कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोफेशनल को 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर किसी इंडिविजुअल के पास है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनबीएफसीज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो होती है, जो माइक्रो फाइनेंस करती है, फाइनेंस करती है, वो भी ओपन कर सकती है। लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स जो होते हैं, जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है
क्या क्या उनके पास पेमेंट बैंक होने के लिए क्या क्या उनके पास होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया आरबीआई ने गाइडलाइन डिसाइड करके रखी है पेमेंट बैंक के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो अगर एक पेमेंट बैंक है तो उनके पास मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल जो उनके पास रुपये होना चाहिए वो 100 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल उनके पास एक पेमेंट बैंक को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसमें से उनका जो भी डिपॉजिट होगा, है ना, जो भी डिपॉजिट आएगा बैंक में, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा हम जमा करते हैं अकाउंट में हमारे, ठीक है, तो ये जो पैसा आएगा डिपॉजिट जो होगा, इनमें एक शर्त रखी गई है कि आपका जो भी डिपॉजिट होगा वो 75% डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरीके का एक सिक्योरिटी रहती है, जैसे एक पेपर होता है वो उसी में उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो गवर्नमेंट क्या बॉन्ड इशू कर देती है, वो पेपर इशू कर देती है कि मुझे पैसे दे दो और उसके बदले में हम इंटरेस्ट देंगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है इन बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो 75% ऑफ उनका डिपॉजिट जो भी रहता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी डिपॉजिट रहता है उनका, उसका 75% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पेमेंट बैंक को डिपॉजिट करना रहता है। ठीक है, और 25% ऑफ डिपॉजिट इन अदर बैंक्स। ठीक है, और 25% ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो दूसरी बैंक्स में, 25% ऑफ डिपॉजिट ये उसे अदर बैंक्स में डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे में 100% डिपॉजिट तो उसका इधर चले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोन नहीं दे सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन नॉट, पेमेंट बैंक के, अभी हम पेमेंट बैंक की बात करें तो हमने क्या क्या बात कर ली कि कौन इसे बना सकता है, पेमेंट बैंक कौन ओपन कर सकता है। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि 75% और 25% डिपॉजिट का जो है गवर्नमेंट बॉन्ड और अदर बैंक्स में इसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ थिंग इसकी क्या है, फोर्थ थिंग है कि 26% इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस बैंक के अंदर, ग्रुप ऑफ पीपल का रहता है, 10 लोग मिलकर पेमेंट बैंक बना ले। ठीक है, इंडिविजुअल का तो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं बना सकता, तो अगर 10 लोग मिलकर बनाते तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 26% इंडियन का होना चाहिए। ठीक है, 74% एफडीआई चलेगा फॉरेन, लेकिन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट जो 74% चलेगा, लेकिन 26% जो है इन्वेस्टमेंट वो इंडियंस द्वारा होना चाहिए इस बैंक को बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए बैंक अच्छा चल गया, ठीक है, तो और उसका वर्थ अगर 500 करोड़ रुपीज़ हो गया, नेट वर्थ उसका जो है वो 500 करोड़ रुपए हो गया, तो इसको लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है वो 25% ब्रांचेस जो है ये रूरल एरियाज़ में, अनबैंक्ड एरियाज़, या ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कहें तो अनबैंक्ड एरियाज़ जहाँ पे बैंक नहीं होती है, मिनिमम बैंक होती है, अनबैंक्ड एरियाज़ में 25% इसकी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली पेमेंट बैंक हमने ओपन किस लिए की है, गांव तक बैंक की सुविधा पहुंचाने के लिए, तो जहाँ पे बैंक की सुविधा नहीं है वहाँ तक बैंकों की सुविधा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में 25% इन्हें कहा गया है कि बैंक की ब्रांचेस जो है 25% वो अनबैंक्ड एरियाज़ में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये पेमेंट बैंक, अगर पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक फुल्ली नेटवर्कड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, फुल्ली नेटवर्कड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होगा, फुल अगर आप बही खातों में ही काम करेंगे आज भी लिख के, तो वो बैंकिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ऐसे में पेमेंट बैंक ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए फुल्ली नेटवर्कड एंड टेक्नोलॉजी साउंड अच्छा सा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर मान लीजिए पेमेंट बैंक में किसी ने ओपन कराया अकाउंट, ठीक है, तो उस अकाउंट में आप मैक्सिमम जो है 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, 1 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में हो सकते हैं, है ना, इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कन्फ्यूजन ये है कि 1 लाख रुपीज़ कैपिटल डिपॉजिट में होना चाहिए, मतलब अकाउंट में होना चाहिए। आप निकाल लो,
फिर वापस डाल दो, ठीक है। तो 1,00,000 रुपीज़ एक अकाउंट में 1,00,000 रुपये डिपॉजिट आप कर सकते, रख सकते पैसा, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिविजुअल द्वारा भी ओपन किया जा सकता है, NBFCs के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, लोकल एरिया बैंक्स के द्वारा, ठीक है। इन सब के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन किया जा सकता है, ठीक है। इसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होना चाहिए? मिनिमम कैपिटल 200 करोड़, ठीक है। हमारी पेमेंट बैंक की कैपिटल कितनी थी? 100 करोड़। इसकी कितनी है? 200 करोड़, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसमें हम 75%, जो पेमेंट बैंक है, हम 75% और 25%, तो 75% हम गवर्नमेंट बॉन्ड में देते थे, ठीक है, और 25% हम अदर बैंक में डिपॉजिट रखते थे, ठीक है। ये हमारा मैंडेटरी था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें 75% आप लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक में लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक में नो लोन, ठीक है, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सबसे मेन जो है वो यही पॉइंट है कि पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है। अगर पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है तो ये कमाएगा कैसे? इसके वर्कर्स को कैसे देगा? तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड है और जो बैंकों में डिपॉजिट रखा है, इसके बदले में इसको पेमेंट बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इस इंटरेस्ट के बेसिस पे ये बैंक चलते हैं। कौन से? पेमेंट बैंक्स, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 75% या 25% डिपॉजिट करो गवर्नमेंट बॉन्ड से इसमें, इसीलिए इसमें लोन देने का प्रावधान है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक इज लोन फैसिलिटी अवेलेबल इन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन पेमेंट बैंक्स, ठीक है। अब अगर 100% लोन हुआ, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं हम, अगर 100% लोन हुआ, ठीक है, तो इसमें से एक चीज़ फिक्स है, 75% जो है वो PSL में देना पड़ेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है। ओके, मतलब क्या कि ये PSL का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो प्रायोरिटी पे रखे गए हैं इंडिया में, इंडिया की GDP को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जो होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है, कि जो हमारी GDP में मेजर कंट्रीब्यूशन या मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये जो PSL सेक्टर है, टोटल 8 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन 8 सेक्टर्स को लोन 75% देना कंपलसरी है। यदि आपके पास 100% अमाउंट है, 100% अमाउंट है, तो इसमें से इसका 75 रुपीज़ जो है वो आपको पब्लिक सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर में आपको 75 रुपये देना पड़ेंगे एज अ फॉर्म ऑफ लोन। 25% का आप कहीं भी दे सकते हो, बिजनेस वाले लोगों को दे सकते हो, या फिर किसी इंडिविजुअल को दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक इंडिविजुअल लोन लेने गया, ठीक है, वो एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई किया उसने, एग्रीकल्चर लोन के लिए, ठीक है, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस में एग्रीकल्चर लोन के लिए इंडिविजुअल को लोन अमाउंट देगा, वो 75% के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 75% लोन जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। अदर 25% वो कहीं भी दे सकते हैं लोन, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्हें रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, रिजर्व्स क्या होते हैं? वही हमारे CRR SLR है, कैश CRR SLR, ठीक है। ये जो रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, जो भी रहेगा, ठीक है। जैसे CRR अभी 3%, SLR 18% है, तो ऐसे इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल्स को, अब जो हमने 25% पढ़ा था कि 25% वो किसी को भी दे सकते हैं, तो 25% में से 10% जो है वो आप इंडिविजुअल को दे सकते हैं, ठीक है, और 15% जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनीज कोई भी आई, या कंपनीज अपन ले लो, जो भी आई, तो आपका जो नेटवर्थ का 10% जो है वो आपको इंडिविजुअल को देना है। इससे ज़्यादा आप एक इंडिविजुअल को लोन अमाउंट नहीं दे सकते, आपके नेटवर्थ का 10%, ठीक है, ये याद रखना, नेटवर्थ का
10% आपको लोन इंडिविजुअल को देना है, ठीक है। और नेटवर्थ का 15% आपको लोन आप दे सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल का। आप इससे कम भी दे सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होता है कि ये कुछ लोग होते हैं जो, जैसे मान लीजिए लोकल एरिया में कई जगह बैंक है लेकिन बहुत इंटीरियर में बैंक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर जो होते हैं वहाँ पे बैंक नहीं होती है, तो उसके लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए जाते हैं। फिर लोग रहते हैं, वो जाते हैं उस प्लेस पे और वहाँ पे बैंकिंग सुविधा देते हैं। तो ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रख सकते हैं लेकिन पेमेंट बैंक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब सिंस ये स्मॉल फाइनेंस बैंक गाँव में ही रहती है, ठीक है, गाँव में ही बनी रहती है, ठीक है। तो ये एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसबीआई है, ठीक है, और मान लीजिए आपके विलेज लेवल पे एक हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक समझ ली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है। तो ये बैंक एसबीआई के लिए एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर सकती है, ठीक है। सेम पेमेंट बैंक भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर सकती है। इसका बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी हो सकता है, ये भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट रख सकता है अपने के लिए और इंटीरियर गाँव के लिए, ठीक है। तो ये एसबीआई का बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या हो गया, उज्जीवन। मतलब क्या हुआ कि एसबीआई की जो पॉलिसीज़ है या एसबीआई की जो भी फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के थ्रू उस एरिया में यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है उज्जीवन फाइनेंस बैंक, एसबीआई के बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और जो अदर लोन फैसिलिटी दे सकता है, ठीक है, ये सब जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट दे कैन डू, मतलब वो क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उनके पास क्या क्या है ना, क्या क्या होना, मतलब क्या क्या होना चाहिए उनके पास। जैसे 100 करोड़ आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए पेमेंट बैंक में, 75% और 25% डिपॉजिट गवर्नमेंट बॉन्ड अदर बैंक में रखना ज़रूरी है, ठीक है। 26% इंडियन का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ये हमने इसमें पढ़ा। लेकिन अब क्या व्हाट दे कैन डू, ये क्या क्या कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि लोन नहीं दे सकते, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो पेमेंट बैंक होते हैं, मैं अभी पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड भी सेल कर सकते हैं दूसरी कंपनी के, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम भी लागू कर सकते हैं, पेंशन स्कीम भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, ये बिल पेमेंट भी करवा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट या और अदर बिल पेमेंट होते हैं, बिल पेमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एटीएम कार्ड भी ये अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट रहेगा अकाउंट में, तो एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हैं पेमेंट बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, मतलब दूसरी बैंक के लिए भी ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं और ये खुद भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक में पढ़ा कि वो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट रख सकते हैं और दूसरे बैंक के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, ठीक है, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये फॉरेक्स में भी वर्क करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में भी वर्क करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फॉरेक्स में भी वर्क कर सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस भी सेल कर सकता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरे कंट्री में कहीं भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फुल कंट्री में कहीं भी ओपन कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब बात आती है कि पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं। एक चीज़,
अगर पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड दे सकता है तो हाँ एटीएम वगैरह बिजनेस एटीएम वगैरह ये प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ये लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तीसरा, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब जैसे इंडिया में ये ट्रांजेक्शन करेंगे लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फोर्थ, ये लोग जो पेमेंट बैंक होते हैं ये एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब बाहर का डिपॉजिट जो होता है, जो एनआरआईज रहते हैं, जो इंडियन रहते हैं लेकिन बाहर कंट्री दूसरी कंट्री में रहते हैं, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो लोन दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा एक्सटेंडेड लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई अंबानी को दे रहा है या फिर नीरव मोदी को दे रहा है या विजय माल्या को दे रहा है, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें भी वर्क नहीं, ये भी सेल नहीं कर सकते। सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी सेल नहीं कर सकते ये लोग। तो इन शॉर्ट अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से पेमेंट बैंक है और कौन कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पेमेंट बैंक कौन कौन, दोनों के बीच में सबसे पहले कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में कंपैरिजन क्या क्या है। तो सबसे पहले मिनिमम कैपिटल का है 100 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ और पेमेंट बैंक 100 करोड़, ठीक है। ये लोन दे सकते हैं, ये लोन नहीं दे सकते, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और डिफरेंसेस की बात करें हम कि और क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें, ठीक है। तो ये फॉरेक्स में वर्क कर सकते हैं, कौन से, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो पेमेंट बैंक है वो फॉरेक्स में वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट बैंक नहीं कर सकते और स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सटेंडेड लोन नहीं दे सकते, दोनों नहीं दे सकते एक्सटेंडेड लोन तो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये एटीएम कार्ड दोनों दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दे सकता है और डेबिट कार्ड पेमेंट बैंक भी दे सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, ये इशू कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है इससे रिजर्व्स मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो, और वो पेमेंट बैंक को कैश रिजर्व रेशियो और ये मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। दोनों बिजनेस करस्पॉन्डेंट रख सकते हैं, दोनों बिजनेस करस्पॉन्डेंट की तरह वर्क कर सकते हैं दूसरी बैंक्स के लिए, ठीक है, ये हो गया। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये इंडिविजुअल नहीं ओपन कर सकता और ये इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो थे हमारे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ कुछ थी जो हमने अभी डिस्कस करी, ठीक है। अब उसके बाद आता है पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं। तो पेमेंट बैंक की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2015 में हुई थी, ठीक है, 2015 में बाय नचिकेत मोर, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा 2015 में पेमेंट्स बैंक स्टार्ट हुए थे, है ना। तो सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, सबसे पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हुआ था, ठीक है। और उसी के बाद जो है टोटल 11 जो पेमेंट बैंक है वो ओपन करने की इन्हें 18 मंथ की वो अवधि दी गई थी कि आप 18 मंथ बैंक चला के देखिए, अगर उसके बाद अगर नहीं होता है, नहीं चलती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो 2015 में इसके लाइसेंस देना, पेमेंट बैंक के लाइसेंस देना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उस समय कितने 11 को अप्रूवल मिला था पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए, ठीक है। अब वो 11 कौन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। दूसरा IPPB, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। थर्ड जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक,
पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। फोर्थ जो है वोडाफोन एम पैसा था, ठीक है। फिफ्थ चोलामंडलम, ठीक है। सिक्स जियो रिलायंस वाला जियो पेमेंट बैंक, ठीक है। फिर सेवन्थ NSDL, फिर एट्थ आदित्य बिरला का जो था, ठीक है। फिर नाइन्थ फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है। फिर टेंथ एक महिंद्रा का था, महिंद्रा बैंक, महिंद्रा पेमेंट बैंक, ठीक है। एंड 11th एक और पेमेंट बैंक था जो बंद हो चुका है, वो याद आएगा तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें से कौन कौन से बंद हो चुके हैं, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक अभी चालू है, IPPB चालू है, पेटीएम चालू है, जियो चालू है। चोलामंडलम और वोडा एम पैसा दोनों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, दोनों ने लाइसेंस अपने वापस ले लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद NSDL अभी वर्क कर रहा है, आदित्य बिरला ने रिसेंट में अभी लाइसेंस इसका रद्द हुआ है, फिनो अभी यूज़ हो रहा है महिंद्रा का, और वो जो दूसरा था वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। तो टोटल कितने बैंक अभी पेमेंट बैंक, अगर क्वेश्चन आता है कितने पेमेंट बैंक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 पेमेंट बैंक है जो अभी इंडिया में वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कौन सा है, ठीक है। अब अगर हम मुंबई, सबसे पहले जो कैपिटल हब है हमारी इंडिया की वो है मुंबई, फाइनेंशियल हब, ठीक है। तो मुंबई में कौन कौन से हैं, तो जियो पेमेंट बैंक मुंबई में सबसे पहले, ये रिलायंस का है तो ऑब्वियस बात है अंबानी रहते हैं मुंबई में, तो जियो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। फिर उसके बाद NSDL और फिनो, ये दोनों के भी कहाँ पे हेडक्वार्टर है, मुंबई में, जियो के साथ फिनो और NSDL। तो टोटल 3 बैंक है जो मुंबई में, कौन कौन से, NSDL, जियो और फिनो, ठीक है। फिनो और जियो के बीच में आखिरी में ओ है तो ये महाराष्ट्र लगा देना, ठीक है। NSDL और जियो, ठीक है। अब बाकी के बचे 3 कहाँ कहाँ हैं, तो एयरटेल पेमेंट बैंक, IPPB और पेटीएम जो है वो नोएडा में, ठीक है। और ये दोनों जो बैंक है वो दिल्ली में, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक दिल्ली में है, और तो हमें 3 शहर याद करना पड़ेंगे, कौन कौन से, नोएडा दिल्ली है ना, और मुंबई, ठीक है। नोएडा, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। मुंबई में 3, दिल्ली में 2 और नोएडा में 1, ये पेमेंट बैंक का हो गया। तो कौन कौन से हैं, नोएडा में कौन सा है, पेटीएम, ठीक है। दिल्ली में कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और मुंबई में कौन सा है, जियो, फिनो और NSDL, ठीक। अब इन सब की टैगलाइंस भी याद होना चाहिए, कुछ कुछ की अगर याद हो जाए एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन सी टैगलाइन है। IPPB की एक तो याद रखना कि आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है। इंडिया पोस्ट जो होता है वो हर डाक जो है वो घर घर देने जाता है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, अपना बैंक आपके द्वार, ठीक है। ये उसकी टैगलाइन हो गई, आपके द्वार है, आपके द्वार आता है पोस्ट, तो वो टैगलाइन हो गई, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक IPPB ने अभी डाक पे करके एक सेवा भी स्टार्ट की है, डिजिटल सेवा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, डाक पे किसका है, तो IPPB का, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये भी नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा, अब नचिकेत मोर कमेटी किसने बनाई थी, नचिकेत मोर कमेटी, जो नचिकेत मोर कमेटी है ये RBI के गवर्नर, द देन गवर्नर रघुराम राजन जी ने, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये, इनकी कुछ बुक्स भी बहुत फेमस है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो रघुराम राजन जी की नेतृत्व में नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने बनाई थी स्मॉल फाइनेंस में पेटीएम पेमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन से हैं, तो टोटल 10 बैंक्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि वर्किंग में हैं अभी हमारे इंडिया में, ठीक है। अब उनके नाम, सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब ये कहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तीसरा जो है हमारा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ है फिनकेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक,
फिर हमारा 6 है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर कैपिटल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। फिर हो जाएगा उत्कर्ष। फिर हमारा 9 हो जाएगा सूर्योदय। और लास्ट हमारा जो हो जाएगा वो 10 है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब इनके हेडक्वार्टर्स कैसे लर्न करना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि गुवाहाटी में होगा। जितने भी जो मेन अगर नॉर्थ ईस्ट में एक एक कुछ होगा ना, तो वो सब गुवाहाटी में ही होते हैं। जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हुआ तो, जिस भी चीज़ का हेडक्वार्टर हुआ तो, ठीक है। पेमेंट बैंक का एक ही पेमेंट बैंक है उस साइड नॉर्थ ईस्ट में, तो वो जहाँ कहाँ होगा, गुवाहाटी में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सूर्योदय। अब सूर्योदय कहाँ से होता है, तो जयपुर, मुंबई। सूर्योदय ऐसा ध्यान रखना, सूर्य का उदय कहाँ होता है, तो ये होता है मुंबई, ठीक है। पैसे के लिए मुंबई में होता है सूर्य का उदय, ठीक है। पैसे ज़्यादा दिए हुए हैं, मुंबई वालों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो मुंबई सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मुंबई में, ठीक है। उत्कर्ष एक धार्मिक नाम टाइप लग रहा है, ठीक है। उत्कर्ष, ठीक है। तो ये कहाँ से, वाराणसी से। उत्कर्ष जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये वाराणसी का है, वाराणसी में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब कैपिटल से याद आ रहा है कि ये दिल्ली, लेकिन दिल्ली के पास कौन सा है, पंजाब। तो ये पंजाब इसका हेडक्वार्टर है, किसका, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। या ये भी बोल सकते हैं कैपिटल पंजाब के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। मुंबई से भी ज़्यादा पंजाब के लोगों के पास है, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है। उज्जीवन और जान है ना, ये दोनों कहाँ के, बेंगलोर के हैं, ठीक है। ये कहाँ के दोनों, बेंगलोर के हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीवन और जान, ये दोनों कहाँ के, जान मतलब भी वही होता है, जीवन मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ के, बेंगलोर के। इसके साथ जो फिनकेयर है, केयर, ये भी कहाँ का है, ये भी बेंगलोर का है, ठीक है। ऐसा आपका जो है वो थ्रिशूर केरला का है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, चेन्नई का है, ठीक है। तमिलनाडु चेन्नई का है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर का है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 3 जो है वो बेंगलोर में, अगर सिटीज़ वाइज चले तो बेंगलोर में 3 है। कौन से, जना, जीवन मतलब उज्जीवन, ठीक है, और फिनकेयर, ये 3 बेंगलोर में है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में एक है सूर्योदय, जहाँ सूर्य का उदय होता है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र के बाद वाराणसी, उत्कर्ष, ठीक है। वाराणसी में कौन सा है, उत्कर्ष है, ठीक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी हो गया। पंजाब एक याद आया हमें, पंजाब स्टेट में कौन सा है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। पंजाब के बाद हमें एक याद आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का है गुवाहाटी में, ठीक है। अब उसके बाद एक हमें याद आ रहा है, जयपुर याद आ रहा है, तो जयपुर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। जयपुर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब साउथ में चले तो बेंगलोर हमने देख लिया, तो चेन्नई बचा और केरल बचा है, चेन्नई और त्रिशूर केरला बचा है, ठीक है। तो चेन्नई में कौन सा है, तो ये हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, चेन्नई में हो गया, और एसाफ जो है वो केरला में हो गया, ठीक है। अब एक जो बचा है, कोई सा बचा है क्या, नहीं बचा, वाराणसी, मुंबई, गुवाहाटी सब हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। अब इनकी टैगलाइन भी हमें याद रखना पड़ेगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की टैगलाइन भी हमें याद रखना पड़ेगी। तो आप टैगलाइंस वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रेयर पूछी जाती लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।